चलो, सो स्टार्टिंग ऑफ विथ टुडेज डिस्कशन। আজি আমাৰ মে মান্থৰ লাষ্ট ডিছকাশ্যন হ'ব। নেক্সট ডিছকাশ্যনটো জুন মাহত গৈ হ'ব। এইকাৰণে টুডে উইল বি দ্য লাষ্ট ডিছকাশ্যন অফ মে মান্থ। নাও starting off with the discussion, আমি যেটো ফার্স্ট আজি টপিক ডিসকাস করি, that will be the that is how we can use AI in drug development. Now there was an article, very important article in the Hindus, है ना, हिंदू में ये आर्टिकल आया था। किसके रिगार्डिंग था ये आर्टिकल? इट वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रग डेवलपमेंट। नाउ ये वाला जो ड्रग है, इट डजंट मीन दैट ड्रग, है ना, नशे वाला ड्रग्स नहीं, इट इज नॉट नशा वाला ड्रग्स, दिस मीन्स मेडिसिन। कैसे मैं मेडिसिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ड्रग डेवलपमेंट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक ड्रग को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसका जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हर एक ट्रायल एंड एरर मेथड ट्राई करना, मतलब एक बार ट्रायल करना, अगर वो काम ना आया तो फिर दूसरा बार ट्राई करना। तो ऐसे चीज़ों से हम लोग कैसे इसको, ये तो एक इतना लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको कैसे हम लोग और एफिशिएंट बना सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल से जो चीज़ सबसे पहले उठाओगे, that there can be questions, because इंडिया को हम किस नाम से जानते हैं? इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कहीं पर भी मेडिसिन या ड्रग्स या वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इस टर्म को जरूर मेंशन करना, बिकॉज इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसी कारण से जो नेगेटिव न्यूज आजकल हम लोग देख रहे हैं न्यूज में, नेगेटिव न्यूज कौन सा? कि इंडिया का कोई एक कफ सिरप है जिसको लेकर के अफ्रीका में कोई एक इशू हो रहा है, इंडिया का कोई एक मेडिसिन है जिसको लेकर के यूएस में कोई एक इशू हो रहा है कि उसमें कोई एक कॉन्टेमिनेशन देखने को मिल रहा है, या उसी मेडिसिन के कारण या उसी वैक्सीन के कारण देयर आर डेथ्स, देयर आर मोर्टेलिटीज, देयर आर कैजुअलिटीज, जो उस वैक्सीन के कारण या कोई भी एक ड्रग के कारण, या जनरली जो कफ सिरप वाला केस था ये जाम्बिया में आया था, है ना, ईस्ट अफ्रीका के कुछ कुछ कंट्रीज में जो इंडियन ड्रग्स थे उनमें बोला गया है कि कुछ कॉन्टामिनेंट्स ऐसे पाए गए थे जिसके कारण कैजुअलिटीज हो रहे हैं या मोर्टेलिटीज हो रहे हैं। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइनीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बिकॉज चाइना का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इंडिया को भी चैलेंज करता है, और इंडिया में जो भी मेडिसिन बनते हैं उसका ऑलमोस्ट 80 to 90% रॉ मटेरियल्स कहाँ से आता है? चाइना से आता है। तो अपना जो मेडिसिन डेवलप हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, उसके बदौलत पूरे वर्ल्ड में हम लोग इसका हम लोग ने अटेंशन सीख किया है, और इसके वजह से वी आर इन ग्लोबल कंपटीशन विद चाइना, यूएसए एंड अदर डेवलप्ड नेशन। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये सब न्यूज आ रहा है। अब इंडिया, बिकॉज इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया बहुत कम पैसे में, है ना, इंडिया का जो ड्रग होता है, इंडिया का जो मेडिसिन होता है, वो बहुत कम पैसे में छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज को ड्रग्स इशू करता है ना। जो दवाइयां हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो है, फॉर एग्जांपल इबोला के जो वैक्सीन हैं वो इंडिया ने अफ्रीका को दिया था, थ्रू किसके थ्रू? थ्रू दी सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट इबोला के वैक्सीन बनाता है, तो अफ्रीका में इबोला के वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो देयर आर मेनी रीजंस, मेनी सच रीजन, जिसके वजह से हम लोग इंडिया को बोलते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। उसी के रिगार्डिंग अगर इस आर्टिकल को उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इंडिया के लिए बहुत काम में आने वाला है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। फर्स्ट चीज जो मेंशन करना कि ड्रग डेवलपमेंट जो है, या किसी भी मेडिसिन को किसी भी डिजीज के लिए डेवलप करना, इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिकॉज एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग क्यों, आगे देखेंगे हम लोग। देखो क्या है, सबसे पहला एक चीज को समझोगे कि ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। ना प्रोसेस जो है ड्रग डेवलपमेंट का, उसमें सबसे पहले जो चीज को देखना, उसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आइडेंटिफाइंग एंड वैलिडेटिंग अ टारगेट। नाउ व्हाट इज दिस टारगेट हियर? ये टारगेट जो होता है, इट्स अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल होता है बायोलॉजिकल, जनरली वो एक प्रोटीन होता है और एक जीन होता है ना। या तो कोई एक जेनेटिक मटेरियल में कोई एक जीन होगा, या नहीं तो एक कोई प्रोटीन होगा जो हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। अब टारगेट किस चीज के लिए? कि हम लोग जिस पे इस ड्रग को अप्लाई करेंगे, है ना, विच द ड्रग विल बाइंड टू। इस ड्रग के जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे, कोई भी ड्रग हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है, वो उस बीमारी के जीन को अटैक करने का सोचेगा
या उस बीमारी का जो प्रोटीन होगा उसको अटैक करने का सोचेगा। नाउ इसके बाद नाउ दीज ड्रगेबल प्रोटीन्स, जिन प्रोटीन्स में हम लोग इसको ड्रग कर पाए, उस प्रोटीन में देयर आर स्पेसिफिक साइट्स वेयर ड्रग्स कैन डॉक टू एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट, आइडेंटिफाई अ टारगेट। नाउ टारगेट इज व्हाट, टारगेट इज अ प्रोटीन और अ जीन। तो कभी भी इंट्रोड्यूस करो तो सबसे पहले ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड वैलिडेट अ टारगेट, कि यही मेरा टारगेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कैंसरस कोई सेल देख रहे हैं तो उस कैंसरस सेल के जीन को अटैक करना है। उस कैंसरस सेल में अगर कोई प्रोटीन कंपोनेंट है तो उसको अटैक करने का सोचना है। सो सबसे पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद वी एंटर इनटू द डिस्कवरी फेज। डिस्कवरी फेज में जो टारगेट प्रोटीन मेरा था, आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन का जो सीक्वेंसिंग है, हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग देखा है ना। जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में भी देखते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो जीन होता है उस जीन को टारगेट करके उस जीन में जो बीमारी बनाने वाला या बीमार करने वाला जो कंपोनेंट है उसको अटैक करने का सोचते हैं, जो मेरा टारगेट होता है। इसके हिसाब से वो जो सीक्वेंसेस है कि ये प्रोटीन कैसे काम करता है, उस प्रोटीन का सीक्वेंसिंग कैसे होता है, वो एक कंप्यूटर में फीड किया जाता है सबसे पहले। अब इन सब चीजों को करने के लिए सबसे पहले क्या किस चीज का जरूरत पड़ता है हम लोगों को, डेटा। अब ये डेटा कहां से आएगा, हमारे लिए डेटा है दिस प्रोटीन और जीन। इसका जो सीक्वेंसिंग है, इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब एक प्रोटीन जो है वो इसका एक स्टेज ये है, नेक्स्ट स्टेज क्या है, उसके बाद कौन सा स्टेज है, उसके बाद कौन सा स्टेज आता है। डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्यूटर में फीड करेंगे। अब कंप्यूटर में फीड करने के बाद ये जो अपना प्रोटीन है और उसका जो सीक्वेंस है वो रिसर्चर्स को क्या करता है, एक ऑप्शन देता है, सो दैट जो बेस्ट फिटिंग ड्रग है उसको हम लोग चूज कर पाए, है ना। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत सारा प्रोटीन हो सकता है, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। हम लोग एआई को यूज करके ये देख सकते हैं कि कैसे और किस प्रोटीन में वो जो हमारा ड्रग हम लोग बना रहे हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्रोटीन के कौन से सीक्वेंस में, है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे हमारा क्या फायदा होगा, यही चीज हम लोगों को पहले बार बार अप्लाई करके देखना पड़ता था, है ना। अगर किसी प्रोटीन सीक्वेंस में देयर आर 100 स्टेप्स तो हम लोग को 100 बार इस चीज को करके देखना पड़ता होगा। बल्कि जब हम लोग अगर एआई को यूज करेंगे तो कंप्यूटर मशीन लर्निंग के माध्यम से हम लोग क्या कर पाएंगे कि इसको एक ही ऑप्शन को, एक ही प्रोटीन को हम लोग बार बार उस डेटा को फीड कर देंगे कंप्यूटर में, उस प्रोटीन के डेटा को फीड कर देंगे और ड्रग के डेटा को फीड कर देंगे। तो कौन सा प्रोटीन किस ड्रग से ज्यादा इफेक्टिव होता है इसको हम लोग उस मशीन लर्निंग के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि वी कैन बाईपास व्हाट दिस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। हम लोग लैब में बैठ करके जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इतना दिन, जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। इसी के साथ जो फेलियर का जो रेट है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों को मिल गया, पहला हमारा था कि हम लोगों ने टारगेट ढूंढना था, टारगेट हम लोगों ने ढूंढ लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन से प्रोटीन का कौन सा वाला सीक्वेंस में हमारा जो ड्रग है वो ज्यादा इफेक्टिव है। इसको फाइंड करने के बाद वी एंटर्स इनटू द प्री क्लिनिकल फेज, वी एंटर्स इनटू द प्री क्लिनिकल फेज। नाउ व्हाट इज प्री क्लिनिकल फेज? प्री क्लिनिकल फेज में हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रग के कैंडिडेट को, ड्रग कैंडिडेट मतलब वो जो हमारा ड्रग है, वो जो हमारा दवाई है, दिस ड्रग कैंडिडेट्स आर टेस्टेड ऑन सेल्स एंड एनिमल्स फॉर सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी। कितना ज्यादा सेफ है, कितना ज्यादा टॉक्सिक है, उसको हम लोग फिर एनिमल्स में या दूसरे सेल वगैरह में हम लोग ट्राई करके देखते हैं। इट्स अ ट्रायल प्रोसेस, ठीक है। तो ड्रग डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग अ टारगेट, देन वी एंटर्स इनटू द डिस्कवरी फेज, देन वी कम्स इनटू द प्री क्लिनिकल फेज, जहां पर क्लिनिक में इन सब चीजों को, लैब में ये काम किया जाता है, सेल और एनिमल में इसको अप्लाई करके इसका सेफ्टी देखना, ये इसका टॉक्सिसिटी चेक करना। उसके बाद ये ड्रग को क्या करते हैं, ट्रायल में भेजते हैं हम लोग,
और स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमन पेशेंट्स, है ना, स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमन पेशेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल टेस्टिंग के लिए इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंसिव पेशेंट ट्रायल्स फॉर एफिकेसी एंड सेफ्टी, यहां तक इट वाज कन्फाइंड टू क्लिनिक्स, ये तब तक क्लिनिक्स में ही था, ये आया क्लिनिक से बाहर, यहां पर हम लोगों ने सीधा इसको पेशेंट्स पे ट्रायल किया, इसको हम लोगों ने पेशेंट्स पे ट्रायल किया एंड ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल किया। इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल नहीं किया था। ठीक है, अब जब पूरा ट्रायल हो जाता है, जो हमारा वैक्सीन हम लोगों ने डेवलप किया था, एस्ट्राजेनेका हो चाहे अपना कोवैक्सीन का हो, कोई भी हो, उसका प्रोसेस सेम था। उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना और उसका मार्केटिंग होना। अब मार्केटिंग में दो चीज है, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करने से नहीं होगा। मान लो अप्रूवल मिल गया, वो जो ड्रग है वो मार्केट में आ गया, अब इसके बाद भी इसका एक पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस होना है। व्हाट इज पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस? जो एस्ट्राजेनेका ने नहीं किया था, कोविशील्ड जो हमारा था, जो कि बाद में हम लोगों को पता चला। तो एक पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस भी होना है कि मार्केट में इसके आने के बाद क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो पोस्ट मार्केट इश्यूज को देखना अप्रूवल के बाद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ दीज आर दी प्रोसेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। 5 प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, वेरीफाइंग, डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल फेज, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक में, क्लिनिकल फेज उसके बाद मतलब हम लोग उसको लेकर के आते हैं क्लिनिक में फॉर ह्यूमन एंड पेशेंट्स, जो हम लोग स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमन पेशेंट्स में हम लोग इसको ट्रायल करते हैं। उसके बाद ये इसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए तो ये मार्केट में आ जाता है। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड दी पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अपना आता है कि एआई का ड्रग डेवलपमेंट में रोल क्या है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यही है कि एनहांस्ड टारगेट डिस्कवरी, वो जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई और वेरीफाई किया था वहां पर, तो हम लोगों को टारगेट बनाना था। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज ऑफ अल्फा फोल्ड एंड रोज टीटीए फोल्ड, ये गूगल का एक एआई वर्जन है। ये दोनों क्या करते हैं, टारगेट डिस्कवरी में एक्यूरेसी लाते हैं, है ना, जो 3D प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटीन जो होता है उसका 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3D मतलब ये, 2D मतलब उसका हम लोगों को एक ही डायमेंशन पता है, मतलब 2 डायमेंशन, मतलब हम लोग उसको ऐसे प्लेन पेपर में देखते हैं। जबकि अल्फा फोल्ड और रोज टीटीए फोल्ड क्या करता है कि इसको 3D में दिखाता है, हम लोग उसको प्रोटीन के स्ट्रक्चर को घुमा फिरा करके 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। जो डीएनए है या जो आरएनए है ना, हम लोगों ने आरएनए वैक्सीन को अलग से पढ़ा था क्लासेस में, और भी देखेंगे आगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है कि हम लोग कैसे ड्रग्स जो हैं, कैसे जो एक दवाई है, इट कैन इंटरैक्ट विद दोज टारगेट्स। तो ये हमारा एफिशिएंसी बढ़ा देता है टारगेट डिस्कवरी के केस में, है ना। ये नाम याद रखना, अल्फा फोल्ड एंड रोज टीटीए फोल्ड, ये क्या है, दे आर 3D, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D टारगेट डिस्कवरी टूल्स, टारगेट डिस्कवरी टूल्स फॉर ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर ड्रग डेवलपमेंट। नाउ अब टारगेट डिस्कवरी हमारे लिए इजी हो जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ला सकते हैं, और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कितना कम टाइम में हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज, ये जो अल्फा फोल्ड का जो 3 वर्जन है, 3rd वर्जन जो है उसका, ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स 76% एक्यूरेसी। ठीक है, मैं ये सेंड कर दूंगा, एक बार फिर से इसको गो थ्रू करोगे। ठीक है, चलो, पहला फायदा ये है कि एनहांस टारगेट डिस्कवरी, टारगेट डिस्कवरी इजी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। दूसरा कि हम लोगों को एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन, एक्यूरेसी और जो एफिशिएंसी है वो मिलता है।
तीसरा इज कॉस्ट रिडक्शन, बार बार लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करने में बहुत पैसा जाता है। जब हम लोग डीप न्यूरल नेटवर्क को डेवलप करते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क बोल पाओगे क्या चीज है? एआई का एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना क्लास में, किसी क्लास में, कि सबसे बड़ा चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, उसके बाद आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मैंने एक दूसरा स्लाइड इस पे रखा है शायद, पहले इसको समझ लो। बोल रहा है कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स को हम लोग यूज करके एक जेनरेटिव डिफ्यूजन बेस्ड आर्किटेक्चर, है ना, देखना इस चीज को, इन दोनों टर्म्स को एक बार नोट करके रखना कॉपी में। जेनरेटिव डिफ्यूजन बेस्ड आर्किटेक्चर, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मिनिमाइज एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग डॉज कर सकते हैं, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज यहां पे वही चीज है कि जो एआई टूल्स है सच एज AlphaFold 3 एंड रोज TTA Fold All Atom, ये दो इंपॉर्टेंट वर्जन्स है ऑफ दोज AlphaFold एंड रोज TTA Fold। ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रेडिक्ट इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, DNA, RNA, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, व्हिच ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ ड्रग डेवलपमेंट रिसर्च, को ब्रॉड करता है। अब समझना व्हाट इज डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क क्या है? अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बिग अम्ब्रेला, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अपना एक बड़ा अम्ब्रेला, जिसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स आते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कभी अगर एग्जाम में आए तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या होता है डेफिनेशन? एनीवन? অসমীয়া তো কব পারা, আর্টিফিশিয়াল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, व्हाट इज दिस? কব পারিবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টু কি? আমি এটুক ইন্টেলিজেন্স বুলি কিয় কৈছো? Artificial intelligence or definition to moi aati hai that it is a technique or techniques that enables machines to solve a task like humans. ठीक है। Artificial intelligence is a set of techniques. लिखी लो भाई, टू definitions too, very important. Artificial intelligence is a set of technique that enables machines to perform in a way like humans. মানুহৰ নিচিনা এটা টাস্ক পারফর্ম কৰিব পৰা এনেকুৱা এটা সেট অফ টেকনিক্স, দিস ইজ এআই, দিস ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ এই ডাঙৰ আমব্ৰেলাৰ ভিতৰত আমি পাওঁ মেচিন লাৰ্নিং। মেচিন লাৰ্নিং হৈছে আমাৰ এটা প্ৰসেস। হোৱাট ইজ দিস মেচিন লাৰ্নিং? মেচিন লাৰ্নিঙত আমি এলগৰিদমস পুট কৰোঁ। হোৱাট ইজ এলগৰিদমস? এলগৰিদমস আৰ সাপোজ ইফ দিস দেন দিস, ইফ মানে আমি সাপোজ কিবা এটা ফৰ্ম বনাইছা তুমি, है ना, যেনেকুৱা গুগল ফৰ্ম, তাৰ ফৰ্ম এটা বনাইছা যে যদি কোনোবাই এনেকুৱা যে আৰ ইউ গ্ৰেজুৱেট, তুমি মেচিনত এই বস্তুটো ফিড কৰিছা, যে মেচিনে তোমাক এই বস্তুটো সুধিব, দেৰ ইজ ওৱান য়েছ এণ্ড নো। তুমি মেচিনক কি শিকাই দিবা যে ইফ য়েছ দেন পুট দিছ, ইফ নো দেন পুট দিছ। যেনেকে আৰ ইউ গ্ৰেজুৱেট, এতিয়া গুগলে তোমাক এনেকেতো নুসুধে আৰ ইউ গ্ৰেজুৱেট অৰ নট। এতিয়া তুমি যদি এনেকুৱা কিবা এটা সাৰ্চ কৰি থাকা যেন হোৱাট টু ডু আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন, গুগলত তুমি সাৰ্চ কৰিলা, তো গুগলে কি কৰিছে, মেচিনক ফিড কৰি থৈছে। গুগলে নিজৰ মেচিনক ফিড কৰি থৈছে, ইফ সামওয়ান ইজ সাৰ্চিং দিছ দেন show him this ad. If he is not searching this, if he is searching about how to stop kids from using more mobile phones, then you have to think that this person is a married person and he is so much worried about his kids using too much mobile phones.
then he will show you such বেলেগ কাইন্ডৰ এটা এড তোমাক শ্ব' কৰিব. দিছ ইজ হাউ মেচিন আৰ ট্ৰেইনড. মেচিনক আমি ট্ৰেইন কৰোঁ, দেন মেচিন গেটছ লাৰ্ণ. দিজ আৰ এলগৰিদমছ. ইফ দিছ দেন দিছ, তাৰপিছত এই এডটো দেখুৱাৰ পিছত সি যদি এইটো এডত ক্লিক কৰে, দেন তাক বেলেগ আৰু এড দেখাবা, তাক বেলেগ আৰু অপশ্যন দিবা কিবা এটা. So these are machine learning. Now these learnings, these trainings allow the computers to learn from examples. है ना, আমি এনেকে এইটো ফিড কৰিব নোৱাৰো, আমি কি কৰো তাক এক্সাম্পলস দি দিওঁ বেলেগ বেলেগ, so that it can program itself. So this is machine learning. Now artificial intelligence এর ভিতৰত machine learning is one of the tools. তার পিছত যদি আমি আহো artificial neural networks. Neural networks is like it's আমার ব্রেইনৰ নিচিনা, আমাৰ ব্রেইনৰ নিউরনস আছে. We have neurons in our brain. Brain inspired machine learning models, মানে আমার ব্রেইন, তার পিছত এটু not only human brains but dog, cat, many animals are there, chimpanzees, এইবিলাক এনিমেলৰ ব্রেইনৰ নিউরাল নেটওয়ার্কটোৰ নিচিনা এটা মেশিন বনাব চেষ্টা কৰিছে সিহঁতে, so that their machine can be trained like human brains or brain of any animal. This is artificial neural network. Now artificial neural network is part of the machine learning. তার ভিতরে যদি আমি deep learning বা deep neural network আমি যা কম, DNN, they are both same things. Deep learning and deep neural networks. এই ডায়াগ্রামটো একবার চাই লবা, যদি AI related কিবা question আহে examত, just try to make this diagram. You will get at least 1 marks extra for this diagram. ठीक. Now what is deep learning or deep neural network? This is artificial neural network. Deep learning or deep neural network কি হয়? It's a type of machine learning which uses deep artificial neural networks, so that it can build an automatic hierarchy of data. আমার data sciences is the most important sciences আজিকালি যেটো বহুত ট্রেন্ডিংত চলি আছে, কেনেকে আমি ডেটা ভালকে আৰু ইউজ কৰিব পাৰো, ডেটা কেনেকে ফিড কৰিব পাৰো, ডেটা কেনেকে এনালাইজ কৰিব পাৰো, তাৰে এটা পার্ট হৈছে ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক. তাতে আমি এক্সাম্পলস দিওঁ, ডেটাস ফিড কৰো मशीनক और मशीनक हिकाओ, है ना. हम लोग मशीन को सिखाते हैं क्या करना, कि किसी भी एक सिचुएशन में मशीन कैसे रिएक्ट करेगा. ये सब टॉपिक किसी किसी चीज के लिए बोरिंग हो सकता है कि बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक है, बट बिलीव मी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो जाए चाहे वो मेंस हो जाए, क्वेश्चंस तुमको मिलना ही है. तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है, एटलीस्ट इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेना है. बार बार चीजें आएंगी, क्या है मशीन लर्निंग, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. सो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, डीप न्यूरल नेटवर्क्स, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स. और ये सब एक हायरार्की में चलते हैं. मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग डीप लर्निंग भी बोलते हैं. ये किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो हमारे मशीन्स को इंसान या किसी भी एनिमल के ब्रेन के जैसा काम करने में या उसके जैसा रिएक्ट करने में, जो मैंने इसीलिए सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन तुम लोगों को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ टेक्निक दैट एनेबल्स मशीन्स टू परफॉर्म लाइक ह्यूमन ब्रेन्स. तो उसी का एक पार्ट है दिस मशीन लर्निंग. ठीक है. चलो, तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इन ड्रग डेवलपमेंट, ताकि हम लोग ह्यूमन ब्रेन जैसा इस चीज को कर पाए. ठीक है. ये जो था कॉस्ट रिडक्शन, कैसे कॉस्ट रिडक्शन होगा? थ्रू डीप न्यूरल नेटवर्क. हम लोग मशीन को फीड कर देंगे ह्यूमन ब्रेन जैसा सोचने में, है ना. चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कि उसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है. एआई को हम लोग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रॉबैक भी है. पहला ड्रॉबैक क्या है कि द एक्यूरेसी जो है उसका एक लिमिटेशन है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं होगा, बिकॉज उसका जो डेटा है इट कैन हैव 80% एक्यूरेसी. हम लोगों ने देखा अल्फा फोल्ड 3 में क्या है, अल्फा फोल्ड 3 का 76% एक्यूरेसी है, इंसान के जैसा नहीं है. अब इंसान का भी एक्यूरेसी 100% तो है नहीं. ठीक है.
तो जो प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन है उसमें 80% एक्यूरेसी होना मतलब किसी भी ड्रग को हम लोग ऐसे ही 80% एक्यूरेसी के साथ मार्केट में नहीं ला सकते। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अभी भी ये अर्ली फेज में है ना, टारगेट डिस्कवरी में भी काम कर रहा है और जो ड्रग के साथ जो हमारा डिस्कवरी फेज है, टारगेट में निकालना और डिस्कवरी फेज, इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ये। बट क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल फेज और क्लिनिकल फेज में अभी भी हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इन मशीन लर्निंग देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। मशीन किसी भी चीज को कभी कभार अपने से सोच लेता है और उसी में उस चीज को मतलब उसी में खो जाता है मशीन। मशीन लर्निंग का ये एक ड्रॉबैक है कि मशीन समटाइम्स हेल्यूसिनेट सम थिंग्स। तो मशीन का हेल्यूसिनेशन का जो ये एस्पेक्ट है, इसको अगर कम ना किया जाए तो ये उसके लिए एक खतरा ही होगा उल्टा। और ठीक, दूसरा कोड अवेलेबिलिटी, मतलब बोल रहा है कि द कोड फॉर AlphaFold 3 हैज नॉट बीन रिलीज्ड, लिमिटिंग इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड ब्रॉडर यूटिलाइजेशन। तो क्या करता है वो कि द AlphaFold 3 का जो है वो कोड जो है अभी तक बाहर नहीं आया। वो लोग, उन लोगों ने खुद ही ये क्लेम किया है। अगर इसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो तो हो सकता है कुछ और भी आ जाए। सो देयर आर सम चैलेंजेस। हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू टेक सम इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेप्स। हम लोग क्या करना है, वी हैव टू बिल्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के केस में आंसर आए तो आंसर में क्या लिखना है कि वी हैव टू बिल्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स फर्स्ट। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं ना, चैलेंजेस जब लिखोगे उसी से वे फॉरवर्ड निकालोगे। वे फॉरवर्ड इज नथिंग बट हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नीड है इंडिया में या कहीं पर भी, एआई टूल्स को डेवलप करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है अभी भी, है ना। एडवांस्ड हम लोगों को जीपीयू चिप्स चाहिए जो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इंडिया जैसे कंट्रीज में देयर इज अ स्किल गैप। अभी तक हम लोगों के पास मशीन लर्निंग के केसेस में साइंटिस्ट जो है वो कम है हमारे पास, यूएस और चाइना के कंपैरिजन में देखें तो। अब यूएस में ज्यादातर इंडियंस है, वो बात अलग है ना। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया का जो ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके पास पोटेंशियल तो है कि हम लोग एआई टूल्स को यूज कर सकें। और कंक्लूजन में यही चीज को मेंशन करोगे कि एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दिल्ली साइड में जाओगे तो कुछ लोग बोलेंगे केमिस्ट का दुकान। केमिस्ट कुछ और ही होता है और फार्मासिस्ट कुछ और ही होता है। ठीक है, हमारे यहाँ फार्मासिस्ट और केमिस्ट दोनों सेम सेम नहीं है, दे आर बोथ डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो फार्मेसी वो ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसको एंश्योर करने में अगर हम लोगों ने ड्रग्स मतलब मेडिसिन में अगर एआई को यूज किया फॉर ड्रग डेवलपमेंट, तो उससे जो हमारा एफिशिएंसी है और जो कॉस्ट रिडक्शन है, क्योंकि इंडिया को सब लोग जानते हैं फॉर एफिशिएंट कॉस्ट। जो इंडिया का जो कॉस्ट रिडक्शन का जो काम है, नॉट ओनली इन मेडिसिन, नॉट ओनली इन मेडिकल, बट इन द केस ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी। जो हम लोगों ने चंद्रयान भेजा उससे 4 गुना पैसे में अपोलो भेजा था यूएस ने। सो इसी के लिए इंडिया इज नोन फॉर इट्स कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स। तो उसमें भी हम लोगों को हेल्प कर सकता है ये एआई इन ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, चलो, सो दिस इज अ टॉपिक दैट विल पर्टेन टू द GS3 का साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है अपना। ठीक है, जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज इसका नेक्स्ट टॉपिक विल बी दी पैथोजेंस। अब WHO ने ये GS3 का ही एस्पेक्ट होगा, साइंस एंड टेक मेडिसिन वाला इसका जो एस्पेक्ट है, जो हेल्थ वाला एस्पेक्ट होता है GS3 में, इसमें WHO ने
एक चीज जारी किया है, दैट WHO हैज इश्यूड समथिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WHO हैज इन इश्यूड व्हाट वी कॉल्ड एज द बैक्टीरियल, नोट कर लेना इस चीज को, अ बैक्टीरियल पैथोजन, पैथोजन नहीं किया है, देखना ध्यान से, WHO has introduced a bacterial pathogen priority list. उसने एक बैक्टीरियल पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट. व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन किसको बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज पैथोजन? बॉडी में एलिमेंट करता है, जो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एलिमेंट करता है. बस बस, इट्स हम लोग जिसको नॉर्मल वर्ड में जर्म बोल सकते हैं, है ना, जर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जर्म है, जर्म से बीमारी फैल रही है. तो जो WHO है वो क्या करता है, इट गिव्स प्रायोरिटीज, बैक्टीरियल पैथोजन का प्रायोरिटी देता है. तो एक पैथोजन का अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो, अ पैथोजन इज अ इन्फेक्शियस एजेंट जो बॉडी में एलिमेंट पैदा करता है. तो इन्होंने जो बोला कि इट्स एन इन्फेक्शियस एजेंट. और ब्रैकेट में लिख लेना अ जर्म, समझने के लिए जर्म नहीं लिख देना एग्जाम में, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. जर्म सिर्फ स्टिल पैथोजेंस, नॉट ऑल जर्म्स आर पैथोजेंस, है ना. या वी कैन ऑल्सो से दीज कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. बहुत ज्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पैथोजेंस होते हैं. There are some bacteriums, there are some protozoans, there are some prions, there are some viruses, there are some fungi. So there are many kinds of things जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि these are part of the bacterial pathogen. Now उसने क्या किया है, WHO का एक लिस्ट आता है, that is called the BPPL or the Bacterial Pathogen Priority List. Now what is this Bacterial Pathogen Priority List? इस लिस्ट में क्या रहता है, ध्यान देना, इसके फीचर्स को लिख लेना एक बार. इसका जो फीचर्स है ये है कि इट्स अ लिस्ट ऑफ, बीपीपीएल इज अ, इसका फीचर्स लिख लेना कि इट्स अ लिस्ट ऑफ 15 फैमिलीज, ध्यान देना, नॉट 15 बैक्टीरियाज बट 15 फैमिलीज ऑफ antibiotic resistant bacteria, antibiotic resistant bacteria. So it's a list of 15 families of antibiotic resistant bacteria. इसका जो लिस्टिंग होता है, दे आर ग्रुप्ड, इनमें ग्रुप्स बनाया जाता है. They are grouped into critical, high and medium categories. इनमें कैटेगराइजेशन किया जाता है ऐसे, ठीक है. अब WHO ने हाईलाइट किया है इस बार, है ना, क्या हाईलाइट किया है, ध्यान देना. MDH वाला जो बैक्टीरिया था, क्या था, MDH मसाले में कौन सा बैक्टीरिया मिला था, याद है? याद है? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको सबसे पहले समझना. दैट वाज सैल्मोनेला, नाम याद आया होगा. MDH मसालों में जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया का जो इंटॉक्सिफिकेशन मिला था, उसके वजह से यूएस ने MDH मसालों को बैन कर दिया था. यूएस में जो यूएस FDA था उसने, तो सैल्मोनेला इज वन ऑफ दोस जो इसमें रखा गया है. अब इनका क्या रोल है, हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे, बिकॉज ये जो बैक्टीरियाज है दे पोजेस हाई पब्लिक हेल्थ चैलेंज. पब्लिक हेल्थ के लिए इट पोजेसेस अ ग्रेट चैलेंज. ये जो बैक्टीरियाज है ये क्या करता है, पब्लिक हेल्थ में बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए, है ना. तो WHO ने क्या बोला कि इट हैज लिस्टेड सम ऑफ देम. पब्लिक हेल्थ के लिए चैलेंज किस में ज्यादा है,
One is the Salmonella bacteria, a Salmonella pathogen. One is the Shigella. नाम को नोट कर लेना, Salmonella, Shigella. ठीक है. There is something called the Staphylococcus. ऐसे लिख लेना. Staphylococcus कैसे लिखोगे? Staphylococcus. हाँ, Staphylococcus. Staphylococcus, yes. Streptococcus. Staphylococcus aureus. So these are high burden pathogens. इसको high burden pathogens क्यों बोला जाता है? Because मतलब इनका जो प्रायोरिटी लिस्ट में इसको हाई बर्डन में क्यों रखा गया है? बिकॉज जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, ठीक है, अब कोई इसका नाम देख करके फिर ये नहीं सोचना कि सर इतना कठिन टर्म पढ़ना है, मेरे मुंह से ही प्रोनाउंस नहीं किया जाता है कभी कभार. द थिंग इज कि बैक्टीरियाज का नाम नहीं जानना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द इम्पैक्ट्स. क्या इम्पैक्ट है कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, इनमें ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बहुत ज्यादा डिजीज प्रोननेस पैदा करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड दी निजेरिया गोनोरिया. एक बीमारी के बारे में इस रिपोर्ट में बात किया है WHO ने कि देयर इज अ हाई प्रायोरिटी पैथोजन कॉल्ड दी निजेरिया गोनोरिया. Neisseria gonorrhea. STD करता है. यस, STD है ना. और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशियन एंड साउथ एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, यहां पर ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ डैमेज क्रिएट करता है. ठीक है ना. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो इसके लिए जो सबसे पहला चीज देखना है कि ये किस चीज में काम आता है. अपना जो BPPL है ये किस चीज में काम आता है? ये सबसे पहले काम आता है हमारा फॉर R&D पर्पसेस, दैट इज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस. For what? Research and development for public health needs. तो जब भी कोई पब्लिक हेल्थ रिलेटेड आंसर आए तो उसमें इस BPPL के बारे में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि कैसे हम लोग, पहले हम लोगों ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए मैंने पहले ही देख लिया ताकि हम लोग इस BPPL पे आ सके. बिकॉज जो BPPL है और जो AI इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रग डेवलपमेंट है, बोथ आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है. और ये जो हम लोग यहां पर ये करते हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिटिकल, हाई और मिडिल ये वाला जो इसका कैटेगराइजेशन किया है, ऐसा क्यों किया है? व्हाट इज द रीजन? ताकि हम लोग जो रिसर्च का पैसा है या रिसर्च का जो एफर्ट है या रिसर्च के रिगार्डिंग जो रिसोर्स का एलोकेशन है उसको हम लोग अकॉर्डिंगली कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होंगे, सॉरी कुछ ऐसे पैथोजेंस होंगे जो मोर्टेलिटी क्रिएट करते हो, डायरेक्ट मोर्टेलिटी, जिस पैथोजन का अटैक होना मतलब इंसान मरेगा ही. तो ऐसे में हम लोग रिसोर्स एलोकेशन को सबसे पहले उसमें रखें. उसके बाद हाई, उसके बाद मीडियम. अब उसका एक लिस्ट है, उसमें बहुत सारा नाम है. अब नाम को देखने जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. नाम उतना ज्यादा नहीं देखना है, सबसे पहले समझना है देयर इज समथिंग कॉल्ड द AMR, और व्हाट वी कॉल एज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMR? Very important in this regard, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. Those who are going to give UPSC prelims उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. AMR is the antimicrobial resistance. एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस, हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा पढ़ा था, लास्ट ईयर्स के. इस ईयर में ये बहुत ज्यादा कम है, बट रिगार्डिंग दिस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस कब होता है? इट अराइजेस, ये कब आता है, इसके बारे में डिस्कशन कब आता है या क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट अराइजेस जब बैक्टीरिया, व्हेन बैक्टीरिया, और नॉट ओनली बैक्टीरिया बट जिसको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज, दे कैन बी बैक्टीरियाज, दे कैन बी वायरसेस, दे कैन बी फंगी और फंगाई, व्हाट यू कैन से, या देयर आर सम पैरासाइट्स that resides in our body. Our body means not only human body but in animals also. ठीक. Now AMR कब होता है? जब it arises when bacteria, viruses, fungi, parasites etc. loses
their sensitivity to antimicrobial medications या एंटीबायोटिक्स हम लोग जिसको बोलते हैं, एंटीमाइक्रोबायल मेडिकेशंस, या जिसको हम लोग सीधा भाषा में वी से दीज आर एंटीबायोटिक्स। इससे क्या समझे? वो जो बीच में एक वो आया था पोल्ट्री इंडस्ट्री इंडिया का, वो इस चीज के वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था कि उसमें जो भी चीजों को इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाया जा सके या नंबर ऑफ जो उसका प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके, उसके लिए क्या करते थे, दे यूज्ड टू पुट सम मेडिकेशंस। और उसके वजह से क्या होता था, उसको लेने के बाद लोगों के शरीर में एक एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस पैदा होता था, ताकि जब हम लोग एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं तो कोई काम नहीं कर रहा है ना। और जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, दे आर नॉट ओनली एंटीबायोटिक्स, दे कैन बी एंटीवायरल, दे कैन बी एंटी फंगल, दे कैन बी एंटी पैरासाइटिक, ठीक है। इसलिए सबको मिला करके वी से दे आर एंटी माइक्रोबायल मेडिकेशन, है ना। तो इन्फेक्शस, इसमें लिख लेना कि एंटी माइक्रोबायल मेडिकेशन क्या है, दे आर मेडिसिन, या बोल सकते हैं दे आर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिकल medicines that are used to prevent class A to prevent and manage infections या infectious disease, कुछ भी बोल सकते हो। कहां पर ये, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, हर जगह यूज होता है। अब ये क्यों चैलेंज है तुम्हारे लिए, ये क्यों चैलेंज है? व्हाई इट इज अ चैलेंज फॉर सिविल सर्वेंट्स, या व्हाट, व्हाई इट इज अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, या व्हाट, व्हाई इट इज अ चैलेंज फॉर द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज? बिकॉज इससे क्या होता है कि देयर आर सम डिजीजेस व्हिच बिकम्स इम्पॉसिबल टू ट्रीट। देयर आर सम डिजीजेस जो कि अगर ऐसा हो जाए कि जिसमें एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस आ जाए तो इम्पॉसिबल हो जाता है वो ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब जब ये एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस आ जाए तो नॉट ओनली हम लोगों को इम्पॉसिबल टू ट्रीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि ट्रांसमिट ज्यादा होगा, ये इलनेस बहुत ज्यादा करेगा, डिसेबल कर देगा तुम्हारे पॉपुलेशन को, और मोर्टेलिटी तो है ही। तो ये इट्स अ वेरी बिग चैलेंज जब ये चीज हो जाता है। तो फिर ये एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस आता कैसे है? जो पैथोजेंस है, जो ये बैक्टीरिया है, जो ये वायरस है, जो ये फंगाई है, जो ये पैरासाइट है, इनमें ये माइक्रोबायल रेजिस्टेंस आता कहां से है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समझना इस चीज को अच्छे से, लिखते नहीं रह जाना, बस समझ लेना इस चीज को। कैसे आता है? एनी आइडिया कैसे आता होगा? साइंटिफिक टर्म है बट ऐसे भी बोल सकते हो, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। कैसे आता है? किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी फंगाई या किसी भी वायरस में एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस कैसे आता है? एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, कब होता है ऐसा? क्या ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस है या कोई एक्स्ट्रा नेचुरल प्रोसेस है? नाउ इसके दो रास्ते हैं, इसको इतना एक्टिव बनाने का या इतना शक्तिशाली बना देने का दो रास्ते हैं। वन इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस क्या होगा? नेचुरल प्रोसेस जो इसका, हाँ 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 बोलो। म्यूटेशन होगा। हाँ, दैट इज नेचुरल प्रोसेस कि जेनेटिक चेंज आ रहा है उसमें। नेचुरल प्रोसेस इज जेनेटिक चेंज इन पैथोजेंस। पैथोजन में जेनेटिक चेंजेस हो रहा है, जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा, उसका जो वायरस का जो जेनेटिक चेंज था वो बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा था, म्यूटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ना। इसमें जो सबसे दूसरा चीज है, अनदर थिंग इज एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज।
हम लोग क्या करते हैं? दूसरा इज द इनएप्रोप्रिएट यूज, ये ह्यूमन बीइंग्स का कॉज है। इनएप्रोप्रिएट यूज और एक्सेसिव यूज बोल सकते हैं हम लोग, है ना? abuse of antibiotics. हाँ, एब्यूज ऑफ एंटी माइक्रोबायल्स, एंटीबायोटिक्स हो सकता है, एंटीवायरल्स हो सकता है, एंटी फंगल्स हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग इसका इनएप्रोप्रिएट यूज और एक्सेसिव यूज ऑफ एंटी माइक्रोबायल जब करते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि ये एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस आता है। किसमें? तुम्हारे बॉडी में भी आ जाता है, बिकॉज पैथोजेंस जो है वो तुम्हारे बॉडी से भागेंगे ही नहीं। तुम खाते रहो एंटीबायोटिक्स, तुम खाते रहो एंटीबायोटिक्स, उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, चलो नाउ सेकेंड थिंग इज कि इससे इससे क्या होता है कि हम लोगों को ध्यान रखना है तीन चीज। पहला, which of the following institutes, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, या which of the following organizations issues the bacterial pathogen priority list, so that will be the World Health Organization, ये इशू करता है। What is this list all about? This list is the list of 15 families of antibiotic persistent bacteria, सॉरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, खुद का हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जिनको हम लोग क्रिटिकल, हाई एंड मीडियम में रखते हैं। ये कैटेगरीज है बिकॉज दीज आर चैलेंजेस टू दी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, स्पेशली द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिनमें इंपॉर्टेंट आर सैल्मोनेला, शिगेला, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सैल्मोनेला बिकॉज इट इज इन डिस्कशन सो इट बिकम्स सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सैल्मोनेला इज इन दी हाई प्रायोरिटी लिस्ट, है ना? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस इन ड्रग डेवलपमेंट। उसके बाद क्या देखना है, ध्यान रखना, व्हाट इज एएमआर और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कब होता है? दो प्रोसेस है, वन इज नेचुरल प्रोसेस, जब जेनेटिक चेंज इन पैथोजेंस आता है, म्यूटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा आ जाएगा थ्रू ह्यूमन बीइंग्स का एक्टिविटी, थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, दैट इज इनएप्रोप्रिएट यूज और एक्सेसिव यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। ठीक है, इससे भी क्या होता है, एंटी माइक्रोबायल कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे बॉडी में भी और पैथोजेंस के कैरेक्टर्स में भी आ जाता है। ठीक है, नाउ तो ये तो हो गया GS3 वाला। एक टॉपिक जो आया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इसको ज्योग्राफी के साथ जोड़ सकते हो, GS1 ज्योग्राफी, क्लाइमेट का एस्पेक्ट है। हैव एनीवन हर्ड अबाउट नॉर्वेस्टर्स? व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स? नाम सुने हो? नॉर्वेस्टर्स जानते हो क्या होता है? व्हाट इज नॉर्वेस्टर्स? আমার অসম, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা, ত্ৰিপুৰা, ৱেষ্ট বেংগল, এইবিলাক জায়গাত আমি দেখা পাওঁ, ইনক্লুডিং আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি বাংলাদেশ। হোৱাট ইজ দিছ থিং? হোৱাট ইজ নৰৱেষ্টাৰ? নামটো লিখিলে এতিয়া ক'বা অহ ছাৰ এইটো নেকি? হোৱাট ইজ নৰৱেষ্টাৰ? নৰৱেষ্টাৰ ইজ বৰদৈচিলা। It's similar to calling your friend Hori as Harry. Bordoisila, or what we call as Kal Boisakhi in other parts of the country. Bordoisila in Assam, Kal Boisakhi in West Bengal, Tripura, Jharkhand. Now, India एक propose कर रहा है so that we can make a research test bed, है ना, जिसमें हम लोग ड्रोन्स का यूज करके, मोबाइल वैन्स का यूज करके और हाई एंड इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वी कैन ट्रैक द काल बोईशाखी, है ना, वी कैन ट्रैक द बोरदोइसिला। नाउ इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बस ये
प्रीलिम्स के एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका उतना ज़्यादा काम नहीं, बट हाँ इसमें मेंशन कर सकते कि इंडिया इज आल्सो प्रपोजिंग, जब भी क्लाइमेट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या डिजास्टर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ड्यू टू स्टॉर्म्स, है ना, तो उसको एड्रेस करने के लिए वे फॉरवर्ड में इस चीज को जरूर मेंशन करना है कि इंडिया इज आल्सो प्रपोजिंग अ रिसर्च टेस्ट बेड दैट विल कवर द एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, इट इज प्रपोज्ड, कहां पर प्रपोज किया गया है, इसको कहां पर होना है, मतलब प्रपोज कहां पर किया गया, इन दी भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, वहां पर इसको प्रपोज किया गया है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चांदबली, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चांदबली, वहां पर प्रपोज किया गया है, और इट इज 130 किलोमीटर्स ईस्ट फ्रॉम भुवनेश्वर। ठीक, अब इसको काम कौन करवाएगा, इसको डेवलप कौन करेगा, इट विल बी डेवलप्ड बाय द आईएमडी और द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये किसके साथ मिलकर के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसका हम लोगों ने कब पढ़ा था लास्ट, जब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, शायद जब बिपोरजॉय के बारे में बात कर रहे थे तब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहां पर है, इट इज लोकेटेड इन पुणे, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। और इसी के साथ ये इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आईएमडी रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी ये रहेगा, एंड देयर विल बी द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज weather forecasting. Now this is a national center, it is under the IMD, ये दिल्ली में है, इट्स सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो IITM पुणे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द NCMRWF दिल्ली, दे विल जॉइंटली डेवलप एंड यूज दिस फैसिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं द नॉर्वेस्टर ट्रैकिंग फैसिलिटी और द कालबोइसाकी फैसिलिटी। नाउ ये कब काम करेगा और इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा, एनी आइडिया कौन नोडल मिनिस्ट्री होगा, ऐसे चीज होगा। आईएमडी का नोडल मिनिस्ट्री कौन है, आईएमडी कौन से मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, आईएमडी कौन से मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, छोटा छोटा चीज है, मिनिस्टर कौन था उसका, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, है ना, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, 2006 में बना था ये। ठीक है, इसके मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, शायद देख लेना एक बार। तो ये 2026 में इट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग इन 2026। ठीक है, ये क्या काम करेगा, इट विल स्टडी दी फॉर्मेशन ऑफ नॉर्वेस्टर्स और व्हाट वी कॉल एज द थंडरस्टॉर्म, जिसका फॉर्मेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और प्रोपगेशन स्टेज, जो हम लोग साइक्लोन में भी देखते हैं। जैसे अभी साइक्लोन रेमल इज इन द डिस्कशन, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में साइक्लोन रेमल के बारे में, अभी उसको आ जाने दो थोड़ा सा, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमल, कौन से कंट्री ने, अभी हम लोग जानते हैं कि जो साइक्लोन का जो नेमिंग होता है वो कौन करता है, डिस्कनेक्टेड। चलो, नाउ मैं किस बारे में बात कर रहा था, आई वाज सेइंग कि ये जो बनेगा नॉर्वेस्टर ट्रैकिंग फैसिलिटी, इसको कौन ओवरसी करेगा, इट विल बी ओवरसीन बाय द आईएमडी और द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
the IITM or the Indian Institute of Tropical Meteorology Pune और the National Center for Medium Range वेदर फोरकास्टिंग, ये तीनों मिलकर के ओवरसी करेंगे इस नेशनल नॉर्वेस्टर ट्रैकिंग फैसिलिटी को, जो कहां पर होगा? इट विल बी सिचुएटेड इन द चांदबली ऑफ भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। नाउ ये 2026 में ऑपरेट करना शुरू कर देगा। एंड ये जो IMD है ये किसके अंडर में काम करता है? कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंडर में ये काम करता है। और इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है? अच्छा, एक तो हम लोग रेमाल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। रेमाल इज डेवलपिंग, रेमाल इज साइक्लोन। हम लोग जानते हैं साइक्लोन का जो नामकरण होता है, इट इज नेम्ड ऑन रोटेशन बेसिस। इस बार किसने नेम किया है? हु गेव दिस नेम रेमल? एनीवन? रेमल किसने नाम दिया इस साइक्लोन को? Remal means sand, and this name is given by Oman. ठीक है, हम लोग जानते हैं अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के आसपास के कंट्रीज, इंडियन ओशन के आसपास के कंट्रीज क्या करते हैं? इन साइक्लोन्स को नाम देते हैं। तो उसमें ओमान ने इस बार नाम दिया, जैसे लास्ट नाम दिया था बीपॉर जॉय को बांग्लादेश ने, ठीक है, आम्फान को थाईलैंड ने, ठीक है। सो ऐसे ऐसे नेमिंग होता रहता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये क्या करेगा? इट विल, जैसे साइक्लोन का किया जाता है, एक होता है फॉर्मेशन का स्टेज, 3 स्टेज में इसको सर्वेलेंस में रखा जाता है। वन इज फॉर्मेशन, अनदर इज ग्रोथ, है ना। जब फॉर्मेशन स्टेज होता है, एक ग्रोथ का स्टेज होता है, एक प्रोपागेशन का स्टेज होता है कि वो किस तरफ बढ़ रहा है, जैसे साइक्लोन के टाइम में भी हम लोग देखते हैं। सो इसमें भी ये क्या करेगा? थंडर स्टॉर्म को देखेगा। तो थंडर स्टॉर्म्स हैं, इसको भी कैसे ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, इसी आर्टिकल में एक चीज और आया था। देयर इज अ थिंग नेम्ड एज मैंगो शावर। जानते हो कहां पर होता है ये? व्हाट इज दिस मैंगो शावर? ध्यान देखना, इंपॉर्टेंट है टर्म, है वेरी इंपॉर्टेंट। मैंगो शावर, व्हाट इज मैंगो शावर? व्हाट इज व्हाई इज दिस कॉल्ड मैंगो शावर? मैंगो शावर बोली क्यों कुआ है? एटुक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, জাস্ট গেস করা শুধু। ফুলে তেতিয়া আম ফুলে তেতিয়া ক'ত হয় এইটো ম্যাঙ্গো শাৱাৰ? যেনেকে আমাৰ প্ৰি মনসুন শাৱাৰ ইজ বৰদৈচিলা। মনসুন অহাৰ আগতে যিবিলাক বৰষুণ হয়, है ना, many of those are বৰদৈচিলা। ইয়াতে এনেকুৱা কিবা ম্যাঙ্গো শাৱাৰ ইজ আ প্ৰি মনসুন শাৱাৰ। ক'ত দেখা পাওঁ আমি এইটো প্ৰি মনসুন শাৱাৰ? ইট হ্যাপেন্স ইন কেরালা এন্ড কর্ণাটকা, ঠিক, কেরালা এন্ড কর্ণাটকা। আর এই যে শাওয়ারটু, এই যে বরখুনটু দিয়ে, দিস বরখুন ইজ রেসপন্সিবল ফর আর্লি রাইপেনিং অফ ম্যাঙ্গোস। আম যে পোকে, এইটু এই দিস ম্যাঙ্গো শাওয়ার্স, দিস আর প্রি মনসুন শাওয়ার্স, প্রি মনসুন বরখুন দ্যাট হ্যাপেন্স, আমি কি কব পাৰো যে টুৱাৰ্ডছ দি এণ্ড অফ সামাৰ, এণ্ড অফ সামাৰ যেতিয়া আহে তেতিয়া আমি এইটো দেখা পাওঁ। ক'ত পাওঁ? কোষ্টেল কেৰালা এণ্ড কৰ্ণাটকা, কোষ্টেল এৰিয়াজ অফ কেৰালা এণ্ড কৰ্ণাটকা, দেট কজেছ দি আৰ্লি ৰাইপেনিং অফ মেংগোজ। মেংগোবিলাক অকণমান সোনকালে পকে, ঠিক। আৰু এটা থাকে, দেৰ ইজ সামথিং কল্ড দি ব্লছম শাৱাৰ। এইটো আৰ্টিকলতে মেনশ্যনড আছিলে। এই দুটা বস্তু এক্সামত সুধি দিব পাৰে। ব্লছম শাৱাৰটো কি বস্তু? ম্যাঙ্গো শাৱাৰ ইজ দিস, and blossom shower is same pre-monsoon rain that helps in blossoming of coffee flowers, है ना। कॉफी फ्लावर जेतिया ब्लॉसम करे ताते एटू बहुत हेल्प करे, ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी फ्लावर्स। कोत करे? इन केरला।
Kerala and nearby areas. ठीक, so that's why it is very important. अच्छा एक सेकंड. अच्छा, next we are going to talk about the MP LAD scheme. MP LAD, what is the full form of MP LAD? What is the full form of MP LAD? Next we are going to talk about the MP LAD scheme. What is MP LAD scheme? डेवलपमेंट स्कीम जो एमपीज के पास रहता है. हाँ, MP LAD का फुल फॉर्म है, इट्स फुल फॉर्म है दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये? एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है इन फॉर एपीएससी पर्सपेक्टिव, है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. व्हाट इज दिस लैड? इट इज द लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. ठीक है, इट्स अ डेवलपमेंट स्कीम जो हर एक एमपी को अपने लेजिस्लेटिव एरिया में मिलता है. नाउ देयर इज एन डिस्टिंक्शन. एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्या ये सभी एमपीज को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के एमपीज, राज्यसभा के एमपीज, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, क्या ये सभी को मिलता है? व्हाट विल बी द आंसर? नहीं मिलेगा, इलेक्टेड जो है उनको ही मिलेगा. नहीं, द थिंग इज कि सबको मिलता है, बट द थिंग इज कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो अपने जिस स्टेट से वो हैं उनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग होता है. जिस स्टेट से राज्यसभा के एमपी हैं उस स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, जबकि जो लोकसभा के एमपी हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट में कर पाएंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट पे स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे जहां से वो एमपी हैं. सो इसमें एक बाइफर्केशन है ऐसा. सबसे पहले इस चीज को समझना कि एमपी लैड स्कीम है क्या. सो एमपी लैड स्कीम में क्या होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है, वो एक काम को रिकमेंड करता है. अब ये रिकमेंडेशन किसको किसको भेजता है? टू दी लोकल डीसी या डीएम हम लोग जिसको बोलते हैं. वो क्या करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के जो अथॉरिटीज होते हैं उसको एक प्रोजेक्ट भेजता है. वो प्रोजेक्ट को भेजने के बाद ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को भेजता है. तो वो सैंक्शन होगा या नहीं होगा, उसका कितना एफिकेसी है, क्या वो इम्प्लीमेंटेड हो सकता है इतना अच्छे से, क्या उसका कोई जरूरत है. तो जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या करता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इसको स्टडी करता है सबसे पहले. अब स्टडी करने के बाद सबसे पहला ये चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंप्लीटेड है और जो ऑनगोइंग काम है इसको हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के ऑफिस है उसके या जो mpleds.gov.in है उसमें हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं स्कीम को. या अगर किसी को और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो एमपी लैड स्कीम है इट इज अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उसके अंडर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सीक कर सकते हैं. अब ये काम करवाता कौन है या इसमें इसका देखरेख कौन करता है? जो एमपी लैड स्कीम है इट इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इससे पहले, है ना, बहुत बहुत सालों तक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको एडमिनिस्टर किया था 1994 से पहले तक. उसके बाद से ये जो स्कीम है इट केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. ठीक है, ये क्या करता है, 5 करोड़ एनुअली इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 2.5 करोड़
जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिया जाता है। ठीक है, काम का जब प्रपोजल जाता है तो उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को साल में 5 करोड़ दिया जाता है, 2.5 के इंस्टॉलमेंट में। किससे? फ्रॉम दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वहां से ये पैसा जाता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, फिर ये क्या करते हैं, इन पैसों से ये जो काम है इसको करवाते हैं। अब इस चीज के बारे में एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कब एस्टैब्लिश हुआ था। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1993 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका पर्पस क्या था कि इसमें एमपीज क्या करते हैं, दे रिकमेंड डेवलपमेंटल वर्क्स। अब डेवलपमेंटल वर्क कौन से नेचर के होने चाहिए? ऑफ एसेट क्रिएशन का नेचर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनना, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रेनेज फैसिलिटीज। हमारा অসমত बहुत ड्रेनेज फैसिलिटीज বিলাক আছে, এতিয়াও আমাৰ গুৱাহাটীত বহুত ड्रेनेज फैसिलिटीज এতিয়াও আছে। that was being proposed by our honorable MP at that time, है ना, मिस বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী। she was MP of Guwahati at that time। हाँ, তেখেতৰ নামতে বহুত আমাৰ MP লেটৰ ड्रेनेज স্কিম বিলাক বহুত জাগাত আছে এতিয়াও। So public health, sanitation, roads, these are the things asset creation karone MP lador paisa to use hai. Kune administer kore? Before 1994 it was administered by the Ministry of Rural Development, but after 1994 it is administered by the Ministry of Statistics and Program Implementation। ठीक, now हर एक साल 5 करोड़, 5 साल का MP रहेगा तो 25 करोड़। MPs have 25 crore to spend over 5 years, reduced to 17 करोड़ ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। ये बंद हो गया था। एमपी लैड स्कीम जो है वो अप्रैल 2020 से एमपी लैड का पैसा बंद हो गया था, फिर वो 2022 में या 23 में फिर से स्टार्ट हो गया है। बट 2019 से 24 तक ये जो पीरियड है 2024 तक, इट वाज रिड्यूस्ड टू 17 करोड़। 25 करोड़ से इसको कम करके 17 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है ना, इसके कुछ कुछ और एस्पेक्ट्स देख लो। क्या है? एनुअल फंड एलोकेशन होता है। ईच एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिसीव 5 करोड़ एनुअली अंडर एमपी लैट्स। लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड प्रोजेक्ट्स विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम के लिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तीनों स्टेटमेंट से बन सकता है। जो मेरे तीनों स्टेटमेंट्स है, तीनों स्टेटमेंट से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? पहला क्या बोल रहा है कि रिकमेंडेशन बाय लोकसभा एमपीज। लोकसभा एमपीज क्या कर सकते हैं? दे कैन रिकमेंड प्रोजेक्ट विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो भी डिस्ट्रिक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है वो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कर सकते हैं। ठीक है। रिकमेंडेशन बाय राज्यसभा एमपी। राज्यसभा एमपी क्या कर सकते हैं? दे कैन रिकमेंड प्रोजेक्ट्स इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ देयर इलेक्टेड स्टेट। जिस स्टेट से वो इलेक्टेड है उसके वन और मोर डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट में वो काम रिकमेंड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द नॉमिनेटेड एमपीज? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। भी तो लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स है नहीं। दे कैन चूज वन और मोर डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम एनी स्टेट फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। किसी भी स्टेट में वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करवाने के लिए। ना फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का एमपी लैट का पैसा, बहुत पैसा उन्होंने यूज ही नहीं किया। अच्छा, मैंने तो यही नहीं बताया आया क्यों ये स्कीम। ये स्कीम इसीलिए आया था, मतलब ये जो न्यूज है ये स्कीम न्यूज में इसीलिए आया था बिकॉज जो दिल्ली में कितने एमपीज हैं? देयर आर 7 एमपीज इन दिल्ली, है ना। 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन दिल्ली। अब मजे की बात यह है कि दिल्ली में सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो 311.5 करोड़ का फंड आता है एमपी लैट स्कीम में, जिसका 100 करोड़ तो ये लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। 25 करोड़ करके भी अगर पर एमपी देखे तो 4 एमपी का पैसा कुछ यूज ही नहीं हुआ है। और इसका नॉन यूटिलाइजेशन होता है तो पैसा वापस चला जाता है, फिर वापस नहीं आता है वो पैसा। ठीक है, ये पैसा एलोकेटेड ही रहता है। ऑलमोस्ट 4 एमपी का पैसा ये लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई दिस न्यूज केम इनटू द मतलब ये तभी ये न्यूज में आया था। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन है। 3 जो स्टेटमेंट है ध्यान रखना इसमें। लोकसभा एमपीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राज्यसभा एमपी उसी डिस्ट्रिक्ट जहां से वो इलेक्टेड है, और नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी स्टेट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है ना, इन एनी डिस्ट्रिक्ट। नाउ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, प्रॉब्लम से पहले एक बार ये देख लो कि SC/ST एरियाज में क्या होता है। कि बोला गया है कि एटलीस्ट 15% ऑफ द एनुअल एंटाइटलमेंट मस्ट बी फॉर 15% फॉर शेड्यूल कास्ट्स,
एंड 7.5% फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये होना ही चाहिए। ठीक, और दूसरा बोला है कि इलेक्टेड एमपीज कैन रिकमेंड प्रोजेक्ट्स वर्थ अप टू 25 लाख पर ईयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी या स्टेट के बाहर भी 25 लाख पर ईयर का काम ये लोग एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पैसा एमपीज के पास नहीं जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो पैसा है ये एमपीज के पास नहीं जाता, ये इसका जो पैसा है इट गोज स्ट्रेट इनटू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, तो ये अच्छा ही है। एमपी का रोल क्या है? एमपी ओनली रिकमेंड द प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी काम को हैंडल करता है, एग्जीक्यूशन करता है और कंप्लीट करने का काम करता है। तो फिर तुम बोलोगे फिर इंटरेस्टेड क्यों होते हैं इतना ज्यादा? पहला तो इंटरेस्टेड होते हैं कि चलो काम करने का वो होता है, दूसरा होता है जिसको काम मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे कोई भी हो, जो करप्शन यहां पर होता है वो उसी स्टेज में होता है, पैसा वहां अलग से मिलता है। जिसने एग्जीक्यूट किया उसको भी मिलेगा, जिसने नहीं किया उसको भी अलग से मिलता है। तो करप्शन तो इस केस में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ इसमें क्या है कि देयर आर सम चैलेंजेस। चैलेंजेस ये है कि एमपीज रिकमेंड प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को, फिर उसको अप्रूवल लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से। तो जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है कभी कभार। इसके बाद क्या होता है कि जो फंड का जो डिसबर्सल है ये कब होता है? ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलने के बाद ही नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है पैसे का वो आता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? जिसको हम लोग मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं वो नहीं देने के वजह से आधा तो एमपी लैड का काम जो है वो इनकम्प्लीट ही पड़ा रहता है। पूरे इंडिया में ये केस है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि देयर आर सम इश्यूज जिसको हम लोगों को सही करना है। वन इज द लैक ऑफ इनिशिएटिव, एमपीज ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि ये बहुत बड़ा काम है। 25 करोड़ अगर किसी एमपी को मिल रहा है तो वो आराम से यूज कर सकता है फॉर डेवलपमेंटल, छोटे छोटे डेवलपमेंटल काम के लिए, है ना। बट इनिशिएटिव नहीं लेते हैं एमपीज, बहुत कम लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज कि इसमें एक और इशू है कि इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लैंड में या गवर्नमेंट एरियाज में एसेट क्रिएशन के लिए ही कर सकते हैं। कोई प्राइवेट लैंड है अगर तो उसमें नहीं कर सकता है। इट इज अ प्रॉब्लम एंड इट्स एन एडवांटेज ऑल्सो। अगर ये ना रहे तो लोग अपने घर में भी बिल्डिंग बनाने के लिए इसको यूज कर ले एमपी लैंड को, है ना। ठीक है, और इसमें एक बहुत खतरनाक चीज है कि अगर पैसा यूज नहीं होता है तो पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। द मनी डिड नॉट कैरी फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है? फंड्स इफ नॉट यूटिलाइज्ड आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट एमपी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर तुम एमपीआर ना दो तो वो पैसा फिर कैरी ओवर नहीं होता। तुम ये मान लेते कि पैसा मिल चुका है ना। तो ये होता है कि मान लो अगर 25 करोड़ किसी ने यूज नहीं किया तो ये पैसा तो वापस जाना चाहिए था, है ना। क्या हो जाएगा? अभी 25 करोड़ पहले का यूज नहीं हुआ है, इस बार और एक एमपी बनेगा तो 25 मिला के 50 करोड़ हो जाना चाहिए, फिर तो बहुत पैसा है। तो मान लो अगर 10 साल तक तुम्हारे घर के आसपास कोई एमपी था तो उसके पास 50 करोड़ उसके खुद के दायरे में था कि वो कैसे डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए यूज कर सकता है। अगर नहीं कर रहा है तो उससे ये पूछना हमारा ड्यूटी बनता है कि आपने, आपके पास जो 50 करोड़ था उसका आपने कैसे यूज किया। अब वो बोलेगा कि मैंने तो प्रपोजल दिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी माना नहीं, तो क्या प्रपोजल दिया। दैट इज वाई आरटीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है, इसके लिए आरटीआई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बन जाता है इन सब केसेस के लिए। चलो, नाउ एक और न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आज लास्ट न्यूज देखते हैं, फिर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज, अच्छा इस चीज को देख लेना एक बार। एमपीलैट स्कीम जो है वो GS2 का पार्ट है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो। प्रीलिम्स में वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो चीज है इसको अच्छे से देख लेना। फिर नाउ कम ऑन टू आरबीआई का डिविडेंड। व्हाट इज आरबीआई डिविडेंड?
बोल पाओगे? कोई एक न्यूज़ पढ़े हो? इट इज रिगार्डिंग GS3, इंडियन इकोनॉमी. व्हाट इज RBI का डिविडेंड? व्हाट वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग दिस? सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है इस बार आरबीआई ने गवर्नमेंट को. RBI के पास ये डिविडेंड आता कहाँ से है? कभी RBI धंधा क्या करता है कि उसके पास इतना पैसा बचता कहाँ से? कभी सोचे हो इस चीज को? एनीवन? कि RBI के पास इतना पैसा आता कहाँ से है कि इसके पास एक तो पैसा आया, ऊपर से पैसे का फिर डिविडेंड भी बना इसके पास, कि इसके पास इतना पैसा आ गया RBI के पास कि वो सरकार को वापस पैसा दे रहा है ना. इसमें देखना एक चीज, न्यूज ये आया था कि RBI ने अप्रूव किया है कि RBI हैज अप्रूव टू प्रोवाइड 2.11 रुपीज में, हाँ, डॉलर वगैरह में नहीं, 2.11 लाख करोड़ डिविडेंड. इतना करोड़ डिविडेंड, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं सरप्लस डिविडेंड, या जिसको सरकार सरप्लस भी बोलती है ना. सरप्लस किसको दिया जाएगा? टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दिया जाएगा? फॉर 2023-24 का जो टाइमिंग था, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना पैसा अलॉट किया गया है, 2.11 लाख करोड़. ठीक है, ये लाख, LAKH, लाख करोड़. नाउ इससे पहले ये डबल था, इसके मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग था. 1 लाख करोड़ का जितना पैसा दिया गया था लास्ट ईयर, 1.072 शायद, नहीं 1.02 लास्ट ईयर. फॉर एग्जांपल 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में ये पैसा दिया था 1.02 लाख करोड़. RBI ने सरकार को दिया था. ठीक है, ठीक है. अब इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ चीजों को थोड़ा सा जानना है. फर्स्ट थिंग इज, ये किस चीज के तहत ये होता है, या RBI के पास ये पैसा आता कहां से है? तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो सरप्लस है, ये एक, देयर वाज अ एक्सपर्ट कमिटी, एक एक्सपर्ट कमिटी बना था अंडर वन ऑफ दोज RBI के गवर्नर रह चुके हैं, डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम था बिमल जलान. बिमल जलान के द्वारा एक कमिटी बना था जिसने एक फ्रेमवर्क को रिकमेंड किया था, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क और दी ECF. इसके थ्रू ये सरप्लस जो है, ये मतलब ये जो उसका जो हिसाब लगाया जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसफरेबल सरप्लस बोलते हैं. सो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है? इट्स अ फ्रेमवर्क on the basis of this, on the basis of this economic capital framework, on the basis of ECF, जो ट्रांसफरेबल सरप्लस जो है, इसका हिसाब किया जाता है. ट्रांसफरेबल सरप्लस की कितना पैसा दिया जा सकता है, ट्रांसफरेबल सरप्लस, ये कितना ऑन द बेसिस ऑफ ECF ट्रांसफरेबल सरप्लस इज कैलकुलेटेड. ऐसे लिख लेना इस चीज को. एंड ये किसके द्वारा रिकमेंडेड था? दिस फ्रेमवर्क वाज रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय was an expert committee that was headed by Bimal Jalan. तो 2019 में ये कमिटी बना था, बिमल जलान. ठीक है, अगस्त 2019 में बना था ये. इट वाज अगस्त 2019 में ये ECF बना था.
इसके तहत ही क्या किया जाता है कि जो आरबीआई का सरप्लस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब आरबीआई के पास ये पैसा आता कहां से है? सबसे पहले दो कॉलम बना लेना ऐसा। आरबीआई का जो डिविडेंड है, हाँ, मतलब अगर हम लोग देखें आरबीआई का ये इनकम है मान लो, और ये आरबीआई का एक्सपेंडिचर है। इधर एक साइड में एक्सपेंडिचर लिख लेना, नोट कर लेना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के पास ये आया कहां से ये एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो आरबीआई का जो इनकम है इट कम्स फ्रॉम द इंटरेस्ट। Interest from bank. हाँ, बैंक से भी इंटरेस्ट मिलता है उसको अगर वो लोन देता है तो। दूसरा इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग्स, उसके पास होल्डिंग्स है कुछ कुछ। कौन सा होल्डिंग्स? सिक्योरिटीज जो वो होल्ड करता है, डोमेस्टिक सिक्योरिटीज जो वो खरीद लेता है। जब मार्केट में पैसा जब ज्यादा चैनल करना होता है तो वो ये क्या करता है, क्या जब डोमेस्टिक और फॉरेन सिक्योरिटीज को जब वो होल्ड करके रखता है तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा दूसरा क्या, अगर कोई वो सर्विस किसी को प्रोवाइड करता है, बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कोई भी अगर वो सर्विस दे रहा है तो उसके रिगार्डिंग उसको फी एंड कमीशन भी मिलता है। फी एंड कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, कोई भी सर्विस देता है किसी को, इसमें लिख लेना डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों। दूसरा प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज का जब ट्रेडिंग करते हैं तो तब एक प्रॉफिट उससे मिलता है जो हम लोग कट रखते हैं ना। जब आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जब करता है, कोई भी बैंक करता है तो उस पर वो अपना एक परसेंटेज रखता है, तो वहां से आरबीआई को भी मिलता है। तो प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज जब ट्रेड करते हैं तो उसकी में भी हम लोगों को मिलता है। ठीक है। एंड कुछ आरबीआई के सब्सिडियरीज हैं, है ना, देयर आर सम एसोसिएट्स, उससे कभी कभार रिटर्न्स भी मिलता है। तो रिटर्न्स फ्रॉम, जैसे आरबीआई के कुछ कमिटीज है ना, उनसे मिलता है। रिटर्न्स फ्रॉम आरबीआई एसोसिएट्स, एसोसिएट्स एंड ऐसा बोल सकते हो सब्सिडियरीज। जैसे मान लो किसी भी कंट्री को इंडिया से कुछ करेंसीज चाहिए तो वो तो खरीदेगा, किसके थ्रू खरीदेगा? जो करेंसीज हम लोग बनाते हैं, तो वहां से भी रिटर्न्स कुछ मिलेंगे, है ना। नाउ अब बोलोगे सर ये खरीद सकते हैं क्या करेंसी? करेंसी इतना इजी नहीं है खरीदना। नाउ अब एक्सपेंडिचर कहां पर होता है उसका? सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर कहां पे होता है आरबीआई का? नोट बनाने में, हाँ, करेंसी तो छाप। यस यस, तो करेंसी प्रिंटिंग। अब जितना ज़्यादा यूपीआई का यूजेज होगा, करेंसी प्रिंटिंग उतना कम होने से भी चलेगा। बैंकिंग सेक्टर जितना ज़्यादा डेवलप होगा, जितना डिजिटल मार्केट डेवलप होगा, हम लोगों को ये थोड़ा सा कम प्रिंट करने से भी चलता है। दूसरा, उसका जब इंटरेस्ट पे करना होता इंटरेस्ट होता है, रेपो रेट। है ना, किसको इंटरेस्ट पे करता है वो? लोगों को जो पे करता है, किस में? डिपॉजिट्स में या बोरोइंग बैंक में? को पे। लोगों को मतलब बैंक्स को। डिपॉजिट अगर कोई रखता है या जब बोरो करता है मनी किसी से, वो आरबीआई लेता है ना कभी कभार, मार्केट से पैसा जब खींच लेना होता है तो वो ऐसा करता है, तो बोरो कर लेता है पैसा, तो उसमें भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये दूसरा है ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग उसको जो मिलता है वो, और इसको जो पे करना पड़ता है वो। ठीक है। दूसरा, आरबीआई का जो स्टाफ है उसका सैलरी देना पड़ता है। हाँ, की को असला को? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने में जी हाँ हाँ, ये जो डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स है उसमें भी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है कोई तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना मतलब पैसा बोरो कर रहा है ना वो। ना सैलरीज एंड पेंशन देना पड़ता है आरबीआई का जो स्टाफ है उसको भी। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो उसका है, कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है, इसमें जाता है। और बाकी कॉन्टिंजेंसी में, डिप्रिसिएशन में जाता है कुछ कुछ। जो मशीन्स वगैरह है वो भी तो डिप्रिशिएट होता है, तो डिप्रिसिएशन में भी कुछ कुछ कॉस्ट जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बच जाता है वही मेरा बन जाता है उसका डिविडेंड।
इन दोनों के बीच का जो पैसा बच जाता है वही मेरा डिफरेंस बन जाता है। अब इसमें इसमें फट से लिख लेना कि सरप्लस क्या है या डिविडेंड क्या है। इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द सरप्लस। अब पूरा का पूरा सरप्लस तो नहीं दे देगी सरकार, मतलब आरबीआई सरकार को कि ले लो भाई कैसे भी यूज करो इसको। ट्रांसफर का जो प्रोसेस है सबसे पहला वो अपने रिजर्व के लिए रखता है। आरबीआई का रिजर्व है ना, किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में पैसे का यूज कर पाए उसके लिए हम लोग रिजर्व रखते हैं। तो आफ्टर कीपिंग रिजर्व्स, अभी कुछ सालों पहले आरबीआई ने अपने रिजर्व्स को भी कम किए हैं, है ना। आफ्टर कीपिंग रिजर्व्स, ठीक है, एंड रिटेन्ड अर्निंग, जितना भी अपना अर्निंग वो रिटेन करेगा उसको छोड़ करके, सरप्लस इज देन ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका कोई स्टैट्यूटरी बेसिस है, कोई लीगल बेसिस है? ऑफ कोर्स देयर इज अ लीगल बेसिस बिकॉज दिस ट्रांसफर इज गवर्न्ड बाय, this transfer is governed by, or this transfer is legalized by section 47, section 47 of the RBI Act। RBI Act कब का है, कौन सा ईयर लिखते हैं हम लोग RBI Act में? गो टू द हिस्ट्री। RBI कब एस्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1930, 39, थोड़ा और पहले 35, 1935। 1935। किसके बेसिस पे था ये, कौन से एक्ट पे आया, मतलब कौन से रिफॉर्म में ये बात बार बार उठ करके आ रहा था कि एक आरबीआई एक्ट का जरूरत है, आरबीआई एक्ट का जरूरत मतलब एक आरबीआई का जरूरत है या एक ऐसा इंस्टीट्यूट का जरूरत है जो मतलब सेंट्रलाइज कर सके करेंसी मैन्युफैक्चरिंग को या करेंसी रेगुलेशंस को। तो ये जब मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था तब भी ये था, है ना, बार बार इस चीज को बोला जा रहा था। और उसके बाद जब कौन सा कमीशन आया था, भूल गया मैं, शायद साइमन कमीशन, इतना हिस्ट्री याद नहीं रहता, देख लेना एक बार। सो इट विल बी आरबीआई एक्ट 1934, जिसके बेसिस पे इन 1935 आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, आरबीआई एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो कुछ कुछ छोटे छोटे चीज हैं, जैसे प्रोजेक्ट उद्भव लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था, इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार। व्हाट इज प्रोजेक्ट उद्भव, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही कि इंडियन आर्मी का जो एक कि पुराने स्ट्रैटेजिक हमारे जो काम काज होते थे उसको फिर से स्टडी करना, उसको खंगालना, उसको लेकर के रिसर्च वगैरह करना। एक क्वाड हम लोगों ने पढ़ा था, क्वाड, क्वाड इज अ मतलब मल्टीलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन कौन से कंट्रीज हैं क्वाड में? क्वाड में कौन से कंट्रीज हैं? There are 4 countries in Quad. That's why it is known as the Quad. 4 कंट्री हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इट इज क्वाड। एक नया मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, एक अरेंजमेंट बन रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये कब कहां पर बन रहा है? इट्स इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द इंडो पैसिफिक। स्क्वाड के कौन कौन मेंबर होंगे? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तो है ही, जापान भी है, बट इंडिया नहीं है उसमें। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान। ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान। ठीक है, इट इज स्क्वाड। तो क्वाड और स्क्वाड ध्यान रखना इस चीज को, छोटे छोटे चीज है, इन सब चीजों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जब आएगा न्यूज में बहुत ज्यादा अगर आया तो हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे ही ज्यादा। ठीक है, एक न्यूज में आया था कुछ दिनों पहले कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसमें जो आर्टिफिशियली जो फलों को पकाया जाता है इथाइलिन गैस को यूज करके,
है ना, जो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं, या उसको ताज़ा रखने के लिए जो फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है, तो कैसे उसको प्रोहिबिट किया जाए, उसके रिगार्डिंग भी एक रेगुलेशन आया है ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लेना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसलिए मैं क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा डिटेल में होता तो मैं और क्लास में इंक्लूड करता। ठीक है, कुछ कुछ मैंने स्पीशीज़ का एक वो भेजा था ग्रुप में कि रिगार्डिंग स्पीशीज इन न्यूज़, थोड़ा उसको देख लेना जो भी यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए जा रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। एक और चीज़ आया था कि कैसे स्टेट ओन्ड मीडिया को कैसे यूज़ किया जाए, कि कैसे पार्टीज जो है वो स्टेट ओन्ड मीडियाज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे या जो बाकी ओपोजिशन के जो लीडर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट को बैंकरप्ट ऐसा बोल दिया था। फिर गवर्नमेंट कम्युनल हेट्रेड फैलाने का कोशिश कर रही है, ये जो टर्म है इनको यूज़ नहीं कर सकता है, ऐसा ईसी ने बोला है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि दूरदर्शन पे हम लोग इस बात को नहीं बोल सकते हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो ऑपोजिशन के लीडर है वो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एक कुछ कुछ लोकेशंस आया था न्यूज में इस वीक, फॉर एग्जांपल दी अष्टमुडी लेक। वेयर इज अष्टमुडी लेक? अष्टमुडी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रामसर साइट है, कहां पर है? वेयर इज अष्टमुडी लेक लोकेटेड? हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिनों पहले भी इस चीज को पढ़ा था। केरला में है ना? माइक्रोप्लास्टिक का पॉल्यूशन अष्टमुडी लेक में जो हो रहा था, माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इन अष्टमुडी लेक, पढ़ा था हम लोगों ने ये। अष्टमुडी लेक इज इन केरला, ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, इट इज इन केरला। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक मतलब जहां पर बैक वाटर लेक, मतलब बैक वाटर्स जो है सी से अंदर आ जाता है। कोल्लम में है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्पीशीज़ वाला दिया है, थोड़ा स्पीशीज़ को देख करके जाना जो भी प्रीलिम्स के लिए इस बार जा रहा है। ठीक है, एक क्रेटर लेक का बहुत ज़्यादा मेंशन न्यूज़ में आया था कुछ दिनों पहले, दैट क्रेटर लेक, इस चीज़ को कोई अगर याद है तो बोल पाओगे, मैंने पढ़ाया भी था बीच में शायद क्लास में। इट इज़ नोन एज दी बाता गायका क्रेटर। कहाँ पर है? इन सब चीज़ों को जैसे मैंने बताया था ना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, लेक्स लेक्स दैट आर ड्राइंग अप, जो लेक्स ड्राई अप हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ वगैरह है इसको थोड़ा सा देख लेना है ना, कि जो ड्राइंग अप लेक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देर आर इंपॉर्टेंट वोल्केनिक इरप्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ बातागाई का क्रेटर कहाँ पे है, बोल पाओगे कोई? रशिया में है। इसको बोला जाता है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? परमानेंटली फ्रोजन रहता है वहाँ पे परमानेंटली वाटर। फ्रोजन लैंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने क्वेश्चन में भी दिया था शायद इस बार, उसमें यूपीएससी के करंट अफेयर से क्वेश्चन में भी दिया था कि जो परमाफ्रॉस्ट का जो न्यूज़ है कि जब परमाफ्रॉस्ट अगर पिघलने लग जाए तो उससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बीमारियां हम लोगों को देखने को मिल रही हैं जो आर्टिक आर्टिक का जो परमाफ्रॉस्ट मतलब जब पिघल रहा है तो उसमें बहुत पुराने कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो अभी वापस निकल करके आ रहे हैं जो उसमें दबे हुए थे। परमाफ्रॉस्ट के पिघल जाने से ये सब बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया कुछ कुछ देखने को मिल रहा है जो वहीं पे थे। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो दिस बतागाई का क्रेटर इज ऑल्सो नोन एज द माउथ टू हेल। अब ये एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, देर आर सर्टेन न्यूज जो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाता है, एंड इट्स अ वार्निंग साइन, है ना। गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड इसको बोला जाता है, दिस बतागाई का क्रेटर, ध्यान रखना इस चीज को। इट्स कॉल्ड द माउथ टू हेल। एक दूसरा और एक चीज भी था इसमें, बतागाई का क्रेटर से रिलेटेड नहीं था वो, एक था अफ्रीका की, बोल रहा है कि एक और कॉन्टिनेंट बन जाएगा, जो अफ्रीकन प्लेट है वो अलग हो रहा है वो।
है ना। अफ्रीकन प्लेट जो है, जो ईस्ट अफ्रीका वाला पार्ट है, वो अलग हो जा रहा है अफ्रीका से धीरे धीरे, तो उससे एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा विथ मादागास्कर एंड दिस। ठीक है, इसको बनने में बहुत साल लग सकता है, बट दिस इज अबाउट द न्यूज़। न्यूज़ आए तो कुछ भी पढ़ते हैं लोग, अच्छा भी लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ रेमाल, साइक्लोन रेमाल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, साइक्लोन का क्या है नहीं है, थोड़ा साइक्लोन के रिलेटेड पढ़ लेना चीज़ों को अच्छे से कि साइक्लोन से रिलेटेड क्या है। और एक चीज़ और पढ़ लेना बिफोर द लास्ट नेक्स्ट क्लास इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और द WIPO जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कोई भी तुम चीज़ों को डेवलप कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, जेनेटिक रिसोर्सेज हो सकता है, ट्रेडिशनल नॉलेज हो सकता है, किसी भी चीज़ में, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसमें एक ट्रीटी था, इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी इन दिस ट्रीटी। इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लेना, और साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ रेमाल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।